हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। किडनी से जुड़ी बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में पिछले कुछ सालों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब समस्या बहुत बढ़ चुकी होती है। आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में, साथ ही उसके लक्षण, बचाव और इलाज पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। किडनी से जुड़ी बीमारियों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नारायण हॉस्पिटल के किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कृष्णा सोमानी। डॉक्टर कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर कृष्णा, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि हमारा जो शरीर है उसमें किडनी की क्या भूमिका होती है और किडनी का स्वस्थ रहना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है? किडनी हमारे शरीर की धोबी है, खून साफ करती है 24 घंटा 7 दिन। तो किडनी की स्वास्थ्य अच्छा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसका हमेशा हमें ध्यान रखना जरूरी। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने बताया कि 24 घंटे 7 दिन हमारी किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, यानी कि शुद्ध करती है, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। क्या ऐसे कारण होते हैं कि किडनी बीमार हो जाती है और उसका ये जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है? तो जो किडनी की प्रॉब्लम्स रहती है सीकेडी, उसके कई सारे कारण होते हैं और कई सारे लोगों में ये किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं डायबिटीज़ को लाना चाहूँगा। जैसा कि अपन ने सुना है कि इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल कहते हैं, और जैसे जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे किडनी की बीमारी भी डायबिटीज़ की वजह से बढ़ रही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड में शुगर ऊपर नीचे तक सीमित नहीं रहती, वो धीरे धीरे शरीर के बाकी अंगों को इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि किडनी, आँख का पर्दा, शरीर की नसें, जिसमें कि किडनी को इफ़ेक्ट जब डायबिटीज़ करती है तो वो पेशेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और जैसे जैसे डायबिटीज़ का नंबर बढ़ रहा है वैसे ही डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम्स का नंबर बढ़ रहा है। दूसरा है अपना ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ रहते हैं उनमें हर एक में से 5 बीपी के मरीजों में किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैक्सिमम लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं रहता और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर पता रहता है पर इलाज नहीं करते। तो जो एक ग्रुप है अनडिटेक्टेड या पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर है, और दूसरा है अनट्रीटेड कि पता है पर इलाज नहीं कर रहे। ये दोनों ही तरह के मरीजों में किडनी प्रॉब्लम होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। तीसरा, अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो अपने यहाँ सिकलिंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो जिन भी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया रहता है उनमें किडनी की समस्या आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर जो भी पेशेंट्स भले वो किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे कि माइग्रेन है या आर्थराइटिस है या कोई भी दर्द वाली बीमारी के लिए लंबे समय से बिना कोई कंसल्टेशन के अगर दर्द निवारक दवाइयाँ खा रहे हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में पेन किलर्स कहते हैं, अगर ऐसा ये दवाइयाँ काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं तो उनको भी किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क रहता है। और फाइनली कुछ किडनी बीमारियाँ जेनेटिक होती है, फैमिलीज़ में रन करती है। तो अगर किडनी के माँ बाप को किडनी में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा पॉलीसिस्टिक किडनी है, तो उनके बच्चों को ये बीमारी आने का रिस्क ज़्यादा रहता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया डॉक्टर कृष्णा कि इन 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। आपको लगता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज जब होती है, जैसा कि आपने बताया कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्या वो अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर रहे हैं या उनका शुगर अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हो सकता है? अगर वो डायबिटीज के पेशेंट अपने आप को मेंटेन रखते हैं तो क्या इसके चांसेस कम रहते हैं? डेफिनेटली, अगर आपको डायबिटीज है तो पहली चीज तो आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, और दूसरा ट्रीटमेंट लेने पर भी अगर वो शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही तो आपको रिपीटेडली आपके फिजिशियन से कंसल्ट करके उसको फाइनली ट्रैक पे लाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होने पर किडनी प्रॉब्लम का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, और ये रिस्क हम बहुत अच्छे से कम भी कर सकते हैं अगर हमारी शुगर परफेक्टली कंट्रोल रहे। 5 जैसे कि महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया डॉक्टर साहब, जो कि क्रॉनिक डिजीज के लिए, किडनी डिजीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो किडनी डिजीज होती है, चाहे इनमें से किसी भी एक कारण से हो, क्या शुरुआती लक्षण अगर हमको समझ में आ जाता है या पकड़ में आ जाता है तो इसे ठीक किया जा सकता है? तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया है कि लक्षण क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किडनी की बीमारी, जिसको हम सिंपल टर्म्स में CKD बोलते हैं, ये स्टेजेस में आती है, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो शुरुआती स्टेज है, स्टेज 1, 2 एंड 3, इसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, ज़्यादातर मरीजों में कोई सिम्टम नहीं आता। तो यहाँ पे हमको ये देखना रहता है कि जो भी मरीज़ हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जो मैंने पहले बताया, उनको सालाना ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट पे जब वो अर्ली स्टेज में है तो उनके यूरिन और ब्लड की रिपोर्ट से अपन को समझ में आता है कि इनको किडनी की बीमारी है। जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है और पेशेंट स्टेज 4 एंड 5 में आता है, स्टेज 4 एंड 5 का मतलब रहता है दोनों किडनी लेस देन 10% काम कर रही है, और क्योंकि किडनी अपने खून की सफाई करती है तो इसलिए खून में गंदगी जमा होने लगती है और उस वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। तो पेशेंट को भूख कम लगती है, पेशेंट की सांस फूलती है, उसको खून की कमी हो जाती है, बार बार उल्टी होती है, दोनों पैरों में सूजन आने लगती है, चेहरे पे सूजन आती है और पूरे शरीर में खुजली होती है। तो ये सब सिम्टम्स एडवांस्ड किडनी प्रॉब्लम्स में हमको दिखाई देते हैं, पर शुरुआती स्टेजेस में मोस्ट ऑफ द पेशेंट में तकलीफ, कोई तरह की सिम्टम्स नहीं दिखते और सिर्फ ब्लड एंड यूरिन रिपोर्ट्स की मदद से अपन उस बीमारी को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब कि जांच से पकड़ सकते हैं। तो क्या एक सामान्य व्यक्ति भी हर साल अपनी कुछ जांचें करा ले ब्लड से रिलेटेड, ताकि वो श्योर रहे कि हाँ उसकी किडनी की हेल्थ अभी तक ठीक है? कौन सी ऐसी जांच है? तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि 40 साल की उम्र के बाद सभी को, इर्रेस्पेक्टिव आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम KFT या RFT बोलते हैं, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन करके रिपोर्ट आती है, ये आपको करवा लेनी चाहिए। तो इससे आप काफ़ी सेफर साइड में रहेंगे और अगर बीमारी रही तो उसको अर्ली स्टेज पे आप पकड़ पाएंगे। अब जैसे कि ये पता चल गया जांच के बाद में कि शुरुआती है, तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसका जो इलाज का पूरा ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोटोकॉल है, 1 to 5 स्टेजेस जो हैं, वो किस तरीके से फिर ट्रीटेबल होते हैं? तो इलाज अगर अपन बात करें तो इसका इलाज काफ़ी कारगर इलाज हमारे पास मौजूद है। तो जो इनिशियल स्टेजेस रहती है, शुरुआती स्टेजेस रहती है, उसमें अगर अपन इलाज की बात करें तो 3 तरह से अपन इलाज करते हैं। पहला है मेडिसिन्स, दूसरा डाइट और तीसरा वैक्सीनेशन। तो मेडिसिन्स में जो भी किडनी पेशेंट रहता है उनको कई तरह की 4 से 5 तरह की मेडिसिन्स हम लिखते हैं। तो आप अपने फिजिशियन से अच्छे से कंसल्ट कीजिए कि कौन सी दवाई किस समय पे लेनी है, खाने के बाद, खाने से पहले, और कितने दिन तक लेनी है, क्योंकि कई बार ज़्यादा मेडिसिन्स में पेशेंट्स में कन्फ्यूजन आ जाता है। मेडिसिन्स के अलावा कुछ इंजेक्शंस भी रहते हैं जिससे खून बढ़ता है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स में खून की कमी रहती है, तो इन इंजेक्शंस को आप स्किप ना करें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है डाइट। तो हर पेशेंट की एक अलग डाइट होती है, उसकी अलग पसंद नापसंद रहती है। तो उस हिसाब से और पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स और यूरिन रिपोर्ट्स को देखते हुए हम पेशेंट को एक अच्छी डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास भेजते हैं और वो उसकी एक डाइट प्लान करती है। तो आपको उस डाइट को फॉलो करना रहता है और वो आपके किडनी को ठीक रखने में काफ़ी हेल्प करती है।
और तीसरा पार्ट होता है वैक्सीनेशन। तो जैसे छोटे बच्चों को हम कई बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं, वैसे ही किडनी पेशेंट्स को कई सारी बीमारियों होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो उससे प्रिवेंशन के लिए, उससे बचाव के लिए हमको कुछ तरह की वैक्सीन रहती है, उसका कोर्स डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है डॉक्टर साहब, क्या एक किडनी खराब हो जाने के बाद में दूसरी किडनी भी खराब हो जाती है, या ये जो क्रॉनिक डिजीज है किडनी की, वो अगर एक किडनी में हो गई तो दूसरी किडनी में भी हो जाती है? देखिए, यूजुअली जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं वो दोनों किडनीज को एक साथ इफेक्ट करते हैं। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीकेडी पेशेंट्स रहते हैं उनमें दोनों किडनियां ही एक साथ खराब होती है। पर अगर किसी पेशेंट को सिर्फ एक किडनी में प्रॉब्लम है तो हाँ, वो तो उसको यूजुअली ज़्यादा प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, क्योंकि अगर दूसरी किडनी पूरी तरह से स्वस्थ है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा जो आगे जो एडवांस स्टेजेस हैं उसमें वो पेशेंट नहीं जाता। उसके बाद जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि अगर कोई पेशेंट 4th स्टेज तक पहुंचता है, यानी कि उसके बॉडी में सारे सिम्टम्स अब आ चुके हैं और डॉक्टर के पास पहुंचता है, ऐसे समय पर जो ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर साहब, वो क्या होगा? तो स्टेज 4 और 5 में दोनों किडनीज लेस देन 10% काम कर रही है। तो इस पॉइंट पे जो हम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो पेशेंट्स को डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की एडवाइस देते हैं। इस पॉइंट पे जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो पेशेंट के लिए बेस्ट रहता है। अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब किडनी प्रत्यारोपण, तो अगर वो फिजिबल है पेशेंट और उसके रिलेटिव्स के लिए, तो उनको उस बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। और जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती ट्रांसप्लांट के लिए, तब तक पेशेंट्स को डायलिसिस की पूरी जो प्रोसेस है वो समझ के डायलिसिस करवाना चाहिए। मतलब एक बार आप डायलिसिस पे आ गए, इसका मतलब होता है आगे चल के आपको अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़नी ही है। हाँ। सवाल यही उठता है कि किडनी डोनेट कौन कर सकता है, क्योंकि किडनी दान करने को लेकर भी बहुत सारे मिथ अभी तक समाज में है डॉक्टर साहब, जिसके लिए जागरूकता की भी जरूरत है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में काफ़ी मिथ्स हैं और उससे ज़्यादा मिथ है किडनी डोनेशन, और इस वजह से कई बार जो हमारे मरीज़ हैं डायलिसिस पेशेंट्स, उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो किडनी डोनेशन एज पर आवर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उस हिसाब से जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, मतलब भाई बहन, माँ बाप, बच्चे और दादा दादी, ये अपने रिश्तेदार, अपने मरीज को किडनी डोनेट कर सकते हैं। और जो उम्र का क्राइटेरिया है वो है 18 साल से ऊपर। तो ये लोग अपनी किडनी दे सकते हैं। अच्छा, किडनी देने वाला जो है उसके लिए क्या जरूरी है कि उसको क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तब वो अपनी किडनी को डोनेट कर सकता है? ये जानकारी भी जरूरी है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बहुत क्लैरिफाई करूँगा कि भगवान ने अपन को जो 2 किडनीज दी हैं उनमें से एक एक्स्ट्रा है। अगर अपनी हेल्थ एकदम अच्छी है तो एक व्यक्ति एक किडनी के साथ एक कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो किडनी डोनेशन में पहली चीज़ तो कोई रिस्क है नहीं। और किडनी डोनेशन से पहले जो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट है वो आपकी हर तरह की जांच करता है और ये सुनिश्चित करता है कि आपको कोई शरीर में बीमारी नहीं है। अगर जो जितने भी हम टेस्ट करते हैं उसमें थोड़ी भी बीमारी या थोड़ी भी प्रॉब्लम निकलती है तो हम वो पेशेंट को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये डोनेशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो किडनी डोनेशन से पहले जो डोनर है उसकी हर तरह की टेस्टिंग होती है और वो हर टेस्टिंग में जब क्लियर हो जाता है तभी उसको हम फिट मानते हैं कि भाई वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि किसी एक को ठीक करने हम किसी दूसरे को बीमार बिल्कुल नहीं कर सकते। तो डोनेशन से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने रिलेटिव्स को किडनी डोनेट के लिए हमको खुद आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि किडनी जो डोनर है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चाह रहा है तो वो आसानी से दे सकता है और एक किडनी में सामान्य जिंदगी जी सकता है। लेकिन किडनी जिसको दी जा रही है यानी कि जिसको लग रही है उसके लिए कितना रिस्क होता है? क्या वो दूसरे के शरीर की किडनी को एक्सेप्ट कर पाती है? यही सबसे बड़ा चैलेंज इस ट्रांसप्लांट में है। ये चैलेंज बहुत साल पहले था,
पर अब जो इतना अच्छा जो टेस्टिंग एंड जो प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए हैं, उससे हम पहले ही देख लेते हैं कि जो रेसिपिएंट जो किडनी लेने वाला है, क्या वो जो नई किडनी है उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए काफ़ी तरह की टेस्टिंग होती है, जिसमें HLA और क्रॉस मैच हम लोग पहले करते हैं ऑपरेशन से पहले ही। और अगर वो रिपोर्ट सभी तरह की नेगेटिव होती है तो हम लोग अश्योर हो जाते हैं कि जो रेसिपिएंट है, जो किडनी जिसको लग रही है, वो नई किडनी को रिजेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद हम कई तरह की दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हैं। वो दवाइयाँ रिजेक्शन से कंप्लीटली पेशेंट को बचा के रखती है और किडनी को सुरक्षित रखती है। किडनी ट्रांसप्लांट जब करते हैं डॉक्टर साहब आप लोग, तो इसमें 3 पड़ाव, जैसा कि आपसे चर्चा के दौरान पता चला कि ट्रांसप्लांट से पहले आपकी तैयारी और ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद की जिंदगी में फॉलोअप, ये तीनों चीजें कितनी महत्वपूर्ण है किडनी ट्रांसप्लांट? तो ट्रांसप्लांट सर्जरी एक मेजर सर्जरी रहती है और पेशेंट को 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। उसके बाद का पीरियड भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सर्जरी का। और उसके बाद रेगुलरली जो रेसिपिएंट है जिसको किडनी लगी है, उसको हर महीने या हर 15 दिन में शुरुआती दिनों में और उसके बाद हर 3 महीने में अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। दवाइयों का डोज एडजस्ट करना रहता है। इनिशियली दवाइयाँ ज़्यादा रहती है, उसके बाद 1 साल के बाद धीरे धीरे दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाती है और पेशेंट्स को जो हम प्रिकॉशंस बताते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद डॉक्टर साहब फिर किस तरीके से प्रिकॉशन लेना होता है खान पान को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले डायलिसिस के बाद ही वो सर्जरी पर पहुंचता है? तो ये मैं हाईलाइट करूंगा कि जो प्रिकॉशंस और जो रेस्ट्रिक्शंस खाने पीने में आपको डायलिसिस में लगते हैं, उससे काफ़ी कम आपके ट्रांसप्लांट के बाद ये रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद मेजर जो आपको समझना ये रहता है कि आपको कई सारी ऐसी दवाइयाँ चलती है जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स बोलते हैं। तो इसलिए आपको आपके खान पान और आप जहाँ रह रहे हैं उसमें साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। जो आप खा रहे हैं वो चीज़ भी पूरा पका हुआ और साफ़ सुथरा रहे, और जहाँ आप रह रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में, वहाँ पे भी आप साफ़ सफाई मेंटेन रखें और दवाइयाँ मिस ना करें। तो ये प्रिकॉशंस सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। डायलिसिस के मरीजों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अब ये बात आती है कि सभी के पास डोनर्स नहीं रहते और कई लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते फॉर बहुत सारे कारणों की वजह से। तो उनको ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि डायलिसिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ, आपका जीवन खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप सही तरीके से डायलिसिस लेते हैं और जैसा आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं और खाने पीने के परहेज रख रहे हैं और दवाइयों और इंजेक्शन का कोर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक ऑलमोस्ट एक फंक्शनल और नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि आजकल मशीन्स एंड एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, जिससे कि डायलिसिस पेशेंट्स की जो लाइफ है वो भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है और जो लेंथ जितना अच्छे से वो जी पाते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो डायलिसिस में सबसे पहले यही ध्यान रखना रहेगा कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको 3 बार हफ्ते में डायलिसिस बोला है तो उसको खुद से कम ना करें और 1 बार ना आए। जितने भी पेशेंट्स जो डायलिसिस के हैं उनको जो प्रॉब्लम लेके आते हैं वो मैक्सिमम वो अंडर डायलाइज्ड रहते हैं। मतलब हमने उनको 3 बार बुलाया, वो आते हैं सिर्फ 1 बार। दवाइयों पे कोई उनका मतलब सही तरीके से नहीं लेते और डाइट भी फॉलो नहीं करते, तो उन डायलिसिस पेशेंट्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट कराना मुझे लगता है हर वो किडनी पेशेंट चाहेगा जिसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता। कई बार तो डोनर नहीं मिल पा रहे हैं, या डोनर मिल भी गए हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा नहीं है, तो कितना खर्च आ जाता है और इसके लिए क्या विकल्प है लोगों के पास में? तो अगर अपन खर्चे का डिस्कस करें तो ये मैं कहना चाहूँगा कि बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के कंपैरिजन में, की तुलना में, सब किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे कम खर्चा आता है। और खर्चे को अपन 3 वे में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला रहता है
टेस्टिंग, जैसा मैंने बताया डोनर की बहुत तरह की टेस्टिंग होती है, डोनर और किडनी लेने वाले रेसिपिएंट उन दोनों की बहुत तरह की टेस्टिंग होती है, तो उसमें करीबन 70 से 90 हज़ार रुपए का खर्चा आता है। उसके बाद जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है उसमें मैक्सिमम सेंटर्स में 5 से 6 लाख रुपए खर्च आता है, और उसके बाद जो रेगुलर जो डोनर होता है उसको छुट्टी मिल जाती है, उसको रेगुलरली दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। पर जो किडनी रेसिपिएंट है जिसको किडनी लगी है उसको हर महीने करीबन शुरुआती फर्स्ट ईयर में 8 से 10 हज़ार रुपये की दवाइयाँ, और 1 साल के बाद ये कम होके 4 से 5 हज़ार रुपये की दवाइयाँ चलती है, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है, तो इसको अपन को बंद नहीं करना रहता। बिल्कुल, ये तो तमाम लक्षण, कारण और उपचार पर और खर्चों पर हमने चर्चा की डॉक्टर साहब, लेकिन किडनी की बीमारी हो ना, किडनी हेल्दी हम रख सकें, क्या उसके लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इन जनरल पब्लिक के लिए कि हम अपनी किडनीज को हेल्दी कैसे रखें। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, सॉल्ट अवेयरनेस। आप जो भी खाते हैं उसमें आपको पता रहना चाहिए कि आप उसमें नमक का कितना कंटेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं हर चीज़ में, तो धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बढ़ जाता है, आपको किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता रहनी चाहिए कि आप कितना नमक खा रहे हैं हर दिन। दूसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका वेट। अगर आपका वेट, आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस वाली कैटेगरी में आते हैं, तो डेफिनेटली आप वेट लॉस कीजिए। जैसे जैसे वेट बढ़ता है उनको किडनी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ते जाता है। और तीसरा है आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक एक्टिव लाइफ के लिए आप दिन में एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज को रूटीन में रखिए, कि किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, योगा या जिम या एनीथिंग, आपको 20 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। और लास्टली पानी ज़्यादा पिए। आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको किडनी स्टोन्स होने का रिस्क कम रहेगा और आपकी किडनीज हेल्दी रहेगी। बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने विस्तार से हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। तो किडनी खराब ना हो इसके लिए लाइफस्टाइल में ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खान पान जरूर ध्यान रखें, नमक का इस्तेमाल कम करें, और अगर कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।